हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास के अंतर्गत हम भूकंप का अध्ययन कर रहे थे और उस अध्ययन के अंतर्गत हम भूकंप के कारणों पर चर्चा कर रहे थे। प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने भूकंप के 2 या 3 कारण देखे थे। आज भी हम भूकंप के कारणों का ही अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कारण किस तरीके से भूकंप को प्रभावित कर रहे हैं। तो आज भी हम भूकंप के कारण पढ़ेंगे, कॉज पढ़ेंगे, उसके क्या क्या कॉज थे, और ये कॉज आज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के संदर्भ में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में। महाद्वीपीय विस्थापन के दौरान हम देख रहे थे कि जितने भी प्रकार के मूवमेंट हो, सारे मूवमेंट में भूकंप की उत्पत्ति हो रही थी, भूकंप क्रिएट हो रहा था। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे भूकंप के संदर्भ में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को। इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि हम पहले ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को बड़ी विस्तार से समझ चुके हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत हम आज भूकंप के कारण देखेंगे, कौन कौन से कारण आते हैं, और यहाँ भी तीव्रता से संबंधित कुछ पहलू आएंगे, उसको भी हम देखेंगे। तो कितने प्रकार के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थे? तो सबसे पहला जो था वो था डाइवर्जेंस मूवमेंट यानी कि अपसारी संचलन। दूसरा जो था कन्वर्जेंस मूवमेंट। जितने भी प्रकार के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे थे, अभिसारी संचलन, जितने भी प्रकार के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे थे, सारे ड्रिफ्ट के अंतर्गत हम देख रहे थे कि भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। पैरेलल मूवमेंट यानी कि 3 प्रकार के ड्रिफ्ट देखे थे हम, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखे थे, और हम देख रहे थे कि बार बार अंत में आकर कहीं ना कहीं भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। अब हम भूकंप के संदर्भ में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को देखते हैं। ये यहाँ से है तीनों को। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत देखते हैं भूकंप की उत्पत्ति। तो हम सबको पता है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं, कहाँ करती हैं? तो महासागर के नितल पर। महासागर के नितल पर अपसारी संचलन के अंतर्गत जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो यहाँ पे चटकन, दरार, या हम कहें कि भ्रंशन की क्रिया होती है। पहले चटकन होता है, फिर दरार की प्रक्रिया होती है जो उससे चौड़ी होती है, उससे गंभीर होती है, और अंततः भ्रंशन की क्रिया होती है जो कि सबसे गंभीर प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि महासागर के नितल पर अपसारी संचलन के अंतर्गत भ्रंश घाटी के समीप जब अपसारी संचलन होता है तो 2 प्लेटों के बीच भ्रंशन की क्रिया होती है। भ्रंशन की क्रिया कौन से क्षेत्र में होगी? ऊपरी क्षेत्र में होगी। इसका संबंध ऊपरी क्षेत्र से है। वहाँ पे चटकन होगा, वहाँ पे दरार होगा, और ये जब भ्रंशन की क्रिया होगी तो भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो पहला केस के अंतर्गत देखते हैं हम। केस पहला लिख लेते हैं। जब भ्रंशन के द्वारा भूकंप की उत्पत्ति होती है तो हम कह सकते हैं कि छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। हमको पता है कि छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के क्या कारण थे? क्योंकि इनकी नज़दीक, सतह से ये नज़दीक होते हैं। छिछले उद्गम केंद्र के जो भी भूकंप होते हैं वो सतह के समीप होते हैं, और भूकंप के जो भी केंद्र होंगे जो सतह के समीप होंगे उनकी तीव्रता अधिक होगी। जो सतह से दूर होंगे यानी गहराई में होंगे उनकी तीव्रता कम होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक क्रिया कि छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप की उत्पत्ति होती है, और इसके कारण यहाँ पे इसकी तीव्रता अधिक होती है। यानी पहले केस के अंतर्गत जो भ्रंशन की क्रिया है वो सामान्य भूकंप या छिछले भूकंप से संबंधित है। सामान्य भूकंप या छिछले भूकंप से संबंधित है, और इसकी तीव्रता जो है अधिक होती है। दूसरे केस के अंतर्गत हम देख सकते हैं यहाँ पे भी, जब भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होती है। हमें सभी पता है, हम सबको पता है कि जब प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं और ये लगातार गति होते रहता है, तो भ्रंशन की क्रिया के बाद इनके 2 प्लेटों के बीच की चौड़ाई में वृद्धि होती है। जैसे प्लेट सटे हुए हैं, जब भ्रंशन की क्रिया होगी तो इनके बीच चौड़ाई इंक्रीज कर जाएगा,
और इस चौड़ाई की वृद्धि के कारण यहाँ पे लगने वाले दाब में कमी आएगी। हम सबको पता है जब दाब में कमी आता है तो क्या होता है, जब भी दाब में कमी आएगी प्लेट के नीचे तो लावा की उत्पत्ति होगी। और लावा की उत्पत्ति किससे होती है, तो प्लेटों के गलने से, प्लेटों के गलने से। और ये जब प्लेट गलते हैं, जब ये प्लेट गलेंगे तो टूटेंगे, और टूटने के कारण जो होती है भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। हम साधारण शब्दों में भी यहाँ कह सकते हैं कि भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने के कारण लगने वाले दबाव में कमी आने से लावा की उत्पत्ति होती है, जिससे भूकंप की क्रिया होती है, यानी भूकंप क्रिएट होता है। यानी कि इन क्षेत्रों में जब ये क्षेत्र इस क्षेत्र की तुलना में नीचे है, गहरा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं, केंद्र के भूकंप आते हैं। और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप की तीव्रता कम होती है किसके, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप की तीव्रता के। ये जो तीव्रता की बात हो रही है, यहाँ तीव्रता हम देख रहे हैं कम है, और यहाँ जो तीव्रता देख रहे हैं ज़्यादा है। ये एक दूसरे की तुलना में है, ये एक दूसरे से तुलना में है, और इसका कोई मतलब नहीं है। यदि छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप होगा तो उसकी तीव्रता अधिक होगी, और वही यदि मध्यम उद्गम केंद्र का भूकंप होगा तो उसकी तीव्रता कम होगी। यानी सेकेंड केस में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। हम जितने बेहतर तरीके से अपने से हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर तरीक़ा से समझाया जाए, ताकि आप इसको आसानी से समझें। और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि साधारण भाषा में ही, अपने लैंग्वेज में ही इसको पढ़ाया जाए या समझाया जाए। तो जो भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो भी स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, उसके लिए इन चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास को पढ़ने से पहले हमारा कंसेप्ट बिल्ड हो चुका है। हम लगभग 7 से 8 क्लास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत पढ़े हैं, और इन्हीं सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन किए हैं हम। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही थी ज्वालामुखी या भूकंप से ही संबंधित थी, तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक क्रम में सजाना था, भूकंप के संदर्भ में हमें पढ़ना था। तब हम उसको इस नज़रिए से यहाँ पे भूकंप के संदर्भ में हम आकर देख रहे हैं कि प्लेटों के संचलन के कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो पहले संचलन के अंतर्गत हम देख लिए डाइवर्जेंस मूवमेंट, यानी कि अपसारी संचलन के अंतर्गत 2 प्रकार के भूकंप आते हैं। पहला भूकंप जो होता है छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप होता है, जिसकी गहराई सतह से नज़दीक होती है, और सतह से नज़दीक होने के कारण इसकी तीव्रता अधिक होती है। दूसरे के संदर्भ में हमने देखा कि पृथ्वी के सतह के अंदर जब दबाव में कमी आती है, भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होने से दबाव में कमी आती है, और लावा की उत्पत्ति से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो उस संदर्भ में हम देख रहे हैं कि मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं, जिसकी तीव्रता पहले वाले केंद्र की तुलना से कम है, क्योंकि उसकी गहराई पृथ्वी के अंदर ज़्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे की तुलना में तीव्रता के आधार पर अलग हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे कन्वर्जेंस मूवमेंट को देखते हैं। कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत क्या हो रहा था, तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत चाहे प्लेट महाद्वीपीय प्लेट हो, महासागरीय प्लेट हो, या महासागरीय महासागरीय हो, महाद्वीपीय महाद्वीपीय हो, या महासागरीय महाद्वीपीय हो, तीनों में से कोई सिचुएशन हो, यहाँ पे एक क्रिया हम लगातार देख रहे थे कि फर्स्ट केस के अंतर्गत हम कह सकते हैं, यहाँ पे पहला केस जो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित है, उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि 2 प्लेटों के टक्कर के कारण, एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ, यदि आपको लग रहा है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका एक ही मतलब है, या तो आप प्रीवियस क्लास को ठीक से नहीं देखे हैं, या डायरेक्ट इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ये एकदम आसान सा भी चैप्टर चल रहा है, सबसे आसान चैप्टर में से चैप्टर चल रहा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं या बेहतर तरीके से नहीं समझे हैं। अगर उसको देखे होते तो बस आपको ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर नहीं देखे हैं तो प्रीवियस क्लास को देखें, उसके बाद
क्लास को अटेंड करें, क्योंकि इन सारी प्रक्रियाओं को हम पहले ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। पूरा कन्वर्जेंस मूवमेंट को हम 3 क्लास के अंतर्गत कवर किए हैं। ये वाला जो मूवमेंट है कन्वर्जेंस मूवमेंट यानी अभिसारी संचलन, इसको 3 क्लास के अंतर्गत कवर किए हैं। पैरेलल मूवमेंट और डाइवर्जेंस मूवमेंट को हमने बड़ी विस्तार से समझा है। तो 3 क्लास के अंतर्गत जब इसको कवर किए हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंतर्गत पढ़ा गया होगा, हमने पढ़ाया होगा, कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ ना कुछ कंसेप्ट होंगे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब कन्वर्जेंस मूवमेंट हो रहा है तो यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो प्रीवियस क्लास को अटेंड करें, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले केस के अंतर्गत देखते हैं, हम कह सकते हैं कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टक्कर खाती हैं तब उत्पन्न होने वाले संपीड़न बल के द्वारा लगने वाले वलन की प्रक्रिया के द्वारा मुर्दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है और उसी संपीड़न बल के द्वारा मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र में भ्रंशन की क्रिया होती है। जब 2 प्लेट एक दूसरे से टक्कर खाएंगे तो टूट फूट होगा, जाहिर सी बात है। जब 2 चीज़ एक दूसरे से टक्कर खाते हैं तो टूट फूट होगा, उसमें भ्रंशन की क्रिया होगी और इसी भ्रंशन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति हम कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत प्रथम केस देखते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लेटों के टक्कर के बाद, प्लेटों के टक्कर से होता क्या है कि संपीड़न बल लगता है। ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बस इसको एक क्रम में सजाकर हम फिर से पढ़ रहे हैं। संपीड़न बल के कारण भ्रंशन की क्रिया होती है, भ्रंशन की क्रिया होती है और इसी भ्रंशन के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होगी। क्योंकि भ्रंशन की क्रिया जो होती है वो ऊपरी क्षेत्र में होती है। यदि हम प्लेट मान लें, सपोज दैट ये हमारा प्लेट है, अगर इसको हम एक प्लेट माने और ये वाला दूसरा प्लेट है हमारा, जब यहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट से टक्कर खाती है तो दोनों प्लेट के बीच में लगता है संपीड़न बल, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन जिसको हम बोलते हैं। तब जाकर वहाँ पे भ्रंश की क्रिया होती है, टूट फूट की क्रिया होती है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इसका संबंध ऊपरी क्षेत्रों से है तो इस प्रकार की भूकंप की जो उत्पत्ति होती है हम ये कह सकते हैं कि ये छिछले उद्गम केंद्र की भूकंप की उत्पत्ति होती है। छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं, उद्गम केंद्र के भूकंप है। और जो भी छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप होता है उसकी तीव्रता जो है अधिक होती है। तो अभिसारी संचलन के अंतर्गत, कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत भूकंप की उत्पत्ति के एक केस हम देख पा रहे हैं, पहला केस है, और 2 केस आएंगे भूकंप की उत्पत्ति के, 2 और कारण सामने आएंगे कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत। तो पहले केस के अंतर्गत ये प्रक्रियाएं हो रही हैं जिसमें छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप आ रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रक्रिया हो रही है उसके उद्गम केंद्र जो है, भूकंप के जो उद्गम केंद्र है, फोकस जो है वो सतह के नज़दीक है और सतह के नज़दीक होने के कारण ही इसकी तीव्रता अधिक होती है। केस 2 के अंतर्गत देखते हैं हम, केस 2 पढ़ते हैं। जब कन्वर्जेंस मूवमेंट हो रहा होता है तो प्लेट जो है एक दूसरे से, हम कह सकते हैं कि प्लेट जो है, प्लेट की स्थिति क्या होती है, प्लेट ये अंदर की तरफ जाती है। प्लेट जब 2 प्लेट टक्कर खाते हैं तो सामान्यतः ऐसा देखने को मिलता है कि जिस भी प्लेट की गति तेज होती है या उसका घनत्व ज़्यादा होता है वो प्लेट क्षेपित होती है दूसरे प्लेट के नीचे। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेट की या तो घनत्व ज़्यादा है या स्पीड ज़्यादा है या दोनों ही स्थिति इसके लिए उत्तरदायी है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस प्लेट की घनत्व और स्पीड और गति ज़्यादा होने के कारण ये दूसरे प्लेट के अंतर्गत क्षेपित हुआ है, यानी कि धंसा हुआ है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, भूगर्भ की तरफ जा रहा है। जब ये प्लेट भूगर्भ की तरफ जाता है तो आंतरिक परतों से टक्कर खाता है, आंतरिक परत टक्कर खाता है और यहीं पे टक्कर के कारण आंतरिक परतों में टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है, प्लेटों के टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है और इसी टूटने फूटने के कारण, प्लेटों के टूटने फूटने के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है।
और ये जो भूकंप की उत्पत्ति होती है इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ये जो है मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं, भूकंप होते हैं। और इसकी तीव्रता जो है कम होती है, किसके तुलना में? तो छिछले उद्गम केंद्र के तुलना में जो है इसकी तीव्रता कम होती है, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। इससे जो नुकसान होने वाले नुकसान है वो कम होता है, क्षति कम होता है, जान माल का नुकसान कम होता है। तो कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत अब तक हमने 2 केस देखे। पहले केस के अंतर्गत छिछले उद्गम केंद्र की भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, जिसकी तीव्रता ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। जबकि दूसरे के अंतर्गत मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, जिसकी तीव्रता कम है, किसकी तुलना में? तो पहले वाले उद्गम केंद्र की तुलना में। अगर आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार एक वर्ड आ रहा है, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप और मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप, और एक आएगा कि गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप, ये चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर ली है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको जाकर देखें, अगर आप देख पाते हैं तो आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो अब हम देखते हैं तीसरे कंडीशन के अंतर्गत, जब गलती से ये बार बार हमसे मिट जा रहा है, फिर भी कोई बात नहीं। प्लेट जो है अंदर की तरफ जाती है, ये प्लेट जब 2 प्लेटें टक्कर खाती हैं तो एक प्लेट का दूसरे प्लेट के अंतर्गत क्षेपण होता है, सबडक्शन होता है। हम कह सकते हैं दूसरे प्लेट के अंतर्गत वो धंस जाती है और ये गहराई की तरफ जाती है, गहराई की तरफ जाती है। अधिक गहराई में जाने पर हम कह सकते हैं कि अधिक गहराई में जाने पर क्या होता है? अधिक गहराई में जाने पर, अधिक गहराई में जाने पर तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर, तापमान अत्यधिक होता है, या हम कह सकते हैं कि अत्यधिक तापमान होता है, अत्यधिक तापमान होता है। हम सबको पता है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर जितनी गहराई में हम जाएं, पृथ्वी की जितनी गहराई में हम जाएं, तापमान इंक्रीज करता है। पृथ्वी के अंदर की परतों में जाने पर लगातार तापमान या टेम्परेचर जो है उसमें वृद्धि होती है या इंक्रीज करता है। जब प्लेट अंदर की तरफ जाते हैं और लगातार अंदर की तरफ जाते हैं तो अधिक गहराई में जाने पर अत्यधिक तापमान होने के कारण प्लेटों का आंशिक गलन होता है, प्लेटों का आंशिक गलन होता है, और यहीं से जो है लावा की उत्पत्ति होती है, लावा की उत्पत्ति होती है, और इसी के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। ये तीसरा कंडीशन हो गया भूकंप की उत्पत्ति की, और इसकी तीव्रता जो है अन्य की तुलना में सबसे कम होता है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के 2 मूवमेंट हम देखें। सबसे पहले अपसारी संचलन यानी कि डाइवर्जेंस मूवमेंट, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तब किस प्रकार के भूकंप की उत्पत्ति होती है, उनकी तीव्रता क्या होती है, ये चीज़ देखें। अभी हम कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी कि अभिसारी संचलन। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टक्कर खाती हैं तो कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है और इनकी तीव्रता कैसे निर्धारित होती है, तो ये चीज़ देख रहे थे। फर्स्ट केस में हमने देखा कि 2 प्लेटों के टक्कर के कारण लगने वाले संपीड़न बल के द्वारा भ्रंशन की क्रिया होती है। मुर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में भ्रंशन, जब 2 प्लेट टकराएंगे तो भ्रंशन की क्रिया होगी, और इस भ्रंशन के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। यानी फर्स्ट केस के अंतर्गत जो भूकंप होता है उसका संबंध जो है सतह के नज़दीक होता है। उसके जो उद्गम केंद्र जो होते हैं, जो फोकस होते हैं या भूकंप मूल जो होते हैं, वो सतह के नज़दीक होते हैं, और सतह के नज़दीक होने के कारण ही हम कहते हैं कि छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप है। और जो भी छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप होंगे उनकी तीव्रता ज़्यादा होगी। दूसरे पार्ट में या दूसरे केस में हमने देखा कि जब ये प्लेटें अंदर की तरफ धंसती हैं और लगातार क्षेपित होती हैं तो उन प्लेटों में टूटने फूटने के कारण, उन प्लेटों में टूटने फूटने की प्रक्रिया होती है, और इस टूटने फूटने के कारण जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे मध्यम उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं जिनकी तीव्रता पहले वाले उद्गम केंद्र की तुलना में कम होती है। और लास्ट में हम देख रहे थे कि जब प्लेट अधिक गहराई में क्षेपित हो जाती है
और अधिक गहराई में टेम्परेचर अधिक होने के कारण प्लेट का गलना होता है, यानी कि प्लेटों का आंशिक गलन होता है, प्लेट गलते हैं वहाँ पे और लावा की उत्पत्ति होती है। और जब लावा की उत्पत्ति होती है तो इस कंडीशन में भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं, गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप आते हैं। और इसकी तीव्रता कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली भूकंप की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनमें इसकी तीव्रता सबसे कम होती है। गहरे उद्गम केंद्र के भूकंप है तो तीव्रता सबसे कम होगी, और वही छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप है तो उनकी तीव्रता छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है। अब इसके अंतर्गत एक और मूवमेंट बच गया भूकंप के संदर्भ में क्योंकि ये क्लास पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ लिया है और बहुत विस्तार से पढ़े हैं, पूरे उसके कंसेप्ट को देखते हुए पढ़े हैं। उसी कंसेप्ट के आधार पे भी हम यहीं पे इसको देख रहे हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसी होती है। जो अभी हम भूकंप पढ़ रहे हैं यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, बस उसको हम एक क्रम में सजा के, भूकंप की जो प्रक्रिया है उसको एक क्रम में सजा के पढ़ रहे हैं। ये जो भी प्रक्रियाएँ अभी तक हमने पढ़ी है यहाँ पे इस क्लास के अंतर्गत जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि इसको हमने पहले ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत पढ़ लिया। बस ऐसा है कि भूकंप के संदर्भ में इसको हम एक क्रम में सजा के पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि भूकंप आने की उत्पत्ति, यानी भूकंप की उत्पत्ति होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो दो चीज़ हो रहा था, यहाँ जो था प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे थे, यहाँ पे प्लेट एक दूसरे से नज़दीक आ रहे हैं। यहाँ जो भूकंप की उत्पत्ति होती है इसमें होता क्या है कि प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति करते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में गति करते हैं। गति क्या होता है? पहला होता है प्लेट एक दूसरे के समानांतर होने चाहिए, एक दूसरे से समानांतर होने चाहिए, पहला केस। और दूसरा ये है कि इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। अगर दिशा एक ही दिशा में मूवमेंट करेंगे तो भूकंप की उत्पत्ति नहीं होगी। भूकंप की उत्पत्ति के लिए ज़रूरी है कि ये एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करें, लेकिन विपरीत दिशा में करें। हम देख रहे हैं कि ये पैरेलल मूवमेंट कर रहा है, ये इस दिशा में मूवमेंट कर रहा है, पैरेलल है, और ये इस तरफ गति कर रहा है, पैरेलल है। जब इन दोनों के बीच में घर्षण की प्रक्रिया होगी, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाएंगे और इनमें जब घर्षण होगी, इन क्षेत्रों में जब घर्षण होगी, तब यहाँ से होता क्या है कि ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस ऊर्जा के कारण प्लेटों में कंपन होता है, और कंपन को ही, प्लेटों के कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। प्लेटों के कंपन ही भूकंप कहलाता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। और ये जो भूकंप आता है पैरेलल मूवमेंट के अंतर्गत, समानांतर संचलन के अंतर्गत, जब प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में समानांतर गति करती हैं तो उनके बीच घर्षण की प्रक्रिया होती है, और इस घर्षण के कारण काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का निष्कासन होता है, और ये ऊर्जा जो है प्लेटों में कंपन पैदा करती है, और इसी कंपन के कारण होता क्या है कि भूकंप की उत्पत्ति होती है। और ये जो भूकंप होता है छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं, छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप होते हैं। और छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप जो हैं उनकी तीव्रता अधिक होती है। तो तीनों मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे देख पाए। पहले मूवमेंट के अंतर्गत हमने देखा कि दो प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति हो रही थी। दूसरे यानी कि कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत हम देख रहे थे अभिसारी संचलन जब हो रहा है तो भूकंप उत्पत्ति के 3 कारण सामने आ रहे थे, 3 केस सामने आए। और पैरेलल मूवमेंट यानी कि समानांतर संचलन के अंतर्गत भूकंप की उत्पत्ति के 1 कारण है, और इसके अंतर्गत यानी कि एक ही कारण है, और प्लेटों के घर्षण के कारण ही यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होता है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। और एक खास चीज़ है कि इसके अंतर्गत जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उसकी तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि ये छिछले उद्गम केंद्र के भूकंप हैं और इनके भूकंप मूल जो है पृथ्वी के समीप है, फोकस जो है इनका पृथ्वी के समीप है।
एक चीज़ और यहाँ पे देख लेना जरूरी है, जो हम पिछले क्लास से भी पढ़ते आए हैं, लेकिन जब हम भूकंप के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं। तो डाइवर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत होता क्या है, डाइवर्जेंस मूवमेंट को हम जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत पढ़ रहे थे तो आधार बनाए थे मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय कटक और हिंद महासागरीय कटक। इन क्षेत्रों में जो भी भूकंप की प्रक्रियाएं होंगी, हम ये कह सकते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक लिख देना ठीक रहेगा, मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय कटक, यही सारा चीज यूपीएससी कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन पूछता है। महासागरीय कटक ये याद करने वाली चीज़ नहीं है। यूपीएससी आपसे जब भी सवाल करेगा तो इसी तरह के कंसेप्ट के आधार पर आपसे सवाल करता है। यूपीएससी की एक चीज़ है कि वो आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं जानना चाहता, आपसे नहीं जानना चाहता कि आप रटने में कितने आपको महारत हासिल है या क्या आपकी क्षमता है किसी चीज़ को याद करने में। वो आपको जांचता है कि आपकी समझ क्या है, किसी भी विषय के संदर्भ में आपकी समझ क्या है, आप कितने तर्क संगत हैं, कितने तर्कशील हैं, कितने आप लॉजिकल हैं। आप लॉजिकल होंगे तो आप किसी भी चीज़ को एलेबोरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपके कंसेप्ट को जांचता है। यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें जीएस के सब्जेक्ट पूछे जाते रहें, तो वहाँ पे वो आपके कंसेप्ट को देखता है, समझ को देखता है, ना कि आपका इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यदि पूछे कि अपसारी संचलन के अंतर्गत किन क्षेत्रों में, अपसारी संचलन के अंतर्गत जब भूकंप की प्रक्रिया होती है सामान्यतः किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, सामान्यतः जब भी वर्ड सामान्यतः आएगा इसका मतलब है कि एग्जैक्ट नहीं है, और भी कुछ चीज़ें उसके साथ शामिल हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कह सकते हैं एक शब्द में या एक सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक, प्रशांत महासागरीय कटक और हिंद महासागरीय कटक वाले क्षेत्र में जब भी भूकंप की उत्पत्ति होती है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका संबंध जो है अपसारी संचलन से है या डाइवर्जेंस मूवमेंट से है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखते हैं कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत, यानी कि एंडीज पर्वत, कोस्टल माउंटेन, उत्तरी अमेरिका का कोस्टल माउंटेन, या हम बोल सकते हैं हिमालय। इन संदर्भों में हम ये चीज़ पढ़े थे, कोस्टल हिमालय। हम कह सकते हैं कि मुर्दार पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ भी देखें हम मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र, मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र हम समझ चुके हैं कि मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है, यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेंटेंस में हम कहें कि मुर्दार पर्वतीय क्षेत्र जैसे एंटीज, कोस्टल माउंटेन या हिमालय, इन क्षेत्रों में जब भी भूकंप की उत्पत्ति होती है तो हम ये कह सकते हैं कि इस भूकंप की उत्पत्ति का संबंध जो है कन्वर्जेंस मूवमेंट से है, यानी कि अभिसारी संचलन से है। तो ये चीज़ भी यहाँ से क्लियर हो गया। पैरेलल मूवमेंट के अंतर्गत कोई स्पष्ट चीज़ नहीं मिलता है देखने को, कोई स्पष्ट स्थान नहीं है जहाँ हम ये कह सकते हैं। फिर भी एक चीज़ और समझ लेना जरूरी है कि पृथ्वी के सतह पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सामान्यतः भूकंप से प्रभावित क्षेत्र ना हो सकते हैं कि वहाँ पे तीव्रता, भूकंप की तीव्रता कम होती हो, या भूकंप काफ़ी कम मात्रा में हो, या भूकंप की फ्रीक्वेंसी जो है आने की वो फ्रीक्वेंसी कम हो, तीव्रता कम हो, लेकिन पृथ्वी के सतह पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कम से कम भूकंप से प्रभावित क्षेत्र ना हो। तो भूकंप के संदर्भ में ये कारण जो हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत पढ़ रहे थे उसको हमने कवर किया। अब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद एक और कारण जो है भूकंप की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने वाले हैं, तो वो चीज़ है पृथ्वी की सतह पर जब भी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो पृथ्वी करती क्या है कि संतुलन को प्राप्त करने के लिए मूवमेंट करती है, और भूकंप की उत्पत्ति प्लेटों के मूवमेंट के कारण ही होता है। तो जब भी पृथ्वी की सतह पर असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई, चाहे जिस भी कारण से हो, प्राकृतिक हो सकता है या मानव जनित आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आजकल आर्टिफिशियल भूकंप भी आ रहे हैं जिसके जिम्मेदार मानव है, उसको भी हम देखेंगे भूकंप के कारण अभी 10 से 15 मिनट के अंतर्गत। तो भूकंप के जो भी कारण हो, जब भी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो प्लेट जो है उस संतुलन को प्राप्त करने के लिए मूवमेंट करते हैं, और इसी मूवमेंट के कारण जो है भूकंपीय
पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो प्लेटों के असंतुलन के दो कारण देखते हैं। पहले कारण के अंतर्गत हम कहेंगे कि डेन्यूडेशन की प्रक्रिया, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अभी ये भी, जब डेन्यूडेशन की प्रक्रिया जो है ये, इसको अब मानव भी इसको प्रभावित करने लगे हैं, यानी कि मानवीय प्रक्रिया के कारण भी डेन्यूडेशन की, अनाच्छादन की प्रक्रिया तीव्र हो गई है। और ये भी जो है हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल भूकंप के भी एक कारण हो सकते हैं। प्लेटों के असंतुलन के कारण जब होते हैं, प्लेट संतुलन प्राप्त करने के लिए गति करते हैं। प्लेट में जब असंतुलन की स्थिति होती है, प्लेट अनबैलेंस हो जाते हैं और बैलेंस प्राप्त करने के लिए जब ये गति करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये तब भूकंप की उत्पत्ति होती है। पहला के अंतर्गत हम कहें कि ये डेन्यूडेशन की प्रक्रिया है और दूसरे के अंतर्गत हम कहें कि मानव जनित भूकंप के कारण, मानव जनित कारण, आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। हम देख पाएंगे कि मानव कैसे जिम्मेदार है भूकंप की उत्पत्ति के लिए। इन दोनों चीज़ों को हम अभी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेन्यूडेशन जो है कैसे भूकंप की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। यदि आप डेन्यूडेशन से संबंधित क्लास पढ़े हैं, उसको कवर किए हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना आसान होगा। हमें पता है कि डेन्यूडेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जलवायु संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं। चट्टान जो है वेदरिंग के द्वारा, अपक्षयन के द्वारा टूटते हैं, फूटते हैं, विघटित होती हैं, या हम कहेंगे वियोजित होते हैं, यानी उनमें टूट फूट की प्रक्रियाएं होती हैं, उनका विघटन हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में, अवसादों में परिवर्तित हो जाते हैं। डेन्यूडेशन के अंतर्गत एक प्रोसेस और शामिल होता है जिसे हम अपरदन कहते हैं या इरोजन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है कि जब अपक्षयन के द्वारा अवसादों का निर्माण होता है, तो इन अवसादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जो कार्य होता है वो इरोजन का होता है, यानी कि अपरदन का होता है। यानी कि यदि एक जगह किसी पर्वत, पठार या किसी भी चीज़ का अपक्षयन हुआ, वेदरिंग हुआ और अवसादों को वहाँ से उठा के अपरदन के कारकों के द्वारा दूसरे जगह पर विस्थापित कर दिया गया, तो इस विस्थापन के कारण होता क्या है, असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। और इस असंतुलन के कारण जो होते हैं कि जो प्लेट जो है मूवमेंट करते हैं असंतुलन को प्राप्त करने के लिए, और उस गति के कारण जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि डेन्यूडेशन के द्वारा अवसादों का निर्माण होता है, अवसादों का निर्माण होता है। सिंपल सा एक चीज़ देख लेते हैं। अवसादों का निर्माण जब हो जाता है तो इन अवसादों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण कहाँ होगा, एक स्थान से, एक स्थानांतरण होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब इनका स्थानांतरण होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं कि अवसादों का निक्षेपण हुआ है। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादों का स्थानांतरण हुआ तो अनबैलेंस तो होगा प्लेट, चूँकि कुछ ना कुछ वेट था इसके अंतर्गत और ये प्लेट को बैलेंस करके रखा था। लेकिन जब अवसादों का निक्षेपण दूसरे जगह हो गया, अवसाद निर्माण होने के बाद वो दूसरे जगह स्थानांतरित हो गए, उनको दूसरी जगह भेज दिया गया उन अवसादों को, तब यहाँ पे असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, असंतुलन की स्थिति पैदा होती है और यही कारण है कि भूकंप की उत्पत्ति होती है। एक एग्जाम्पल डेन्यूडेशन के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं और मानव जनित कारण के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक के अंतर्गत भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि अभी जो है पृथ्वी जो है सामान्य रूप से गर्म हो रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो ये वातावरण है, ये गर्म हो रहा है और गर्म होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझना है कि जब हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होती हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ने से हम सबको पता है कि बर्फ़ पिघलते हैं और इसी टेम्परेचर बढ़ने के कारण उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या पर्वतीय क्षेत्र में जो बर्फ़ जमे हुए हैं
उनका पिघलना होता है। और जब बर्फ पिघलेंगे तो तरल अवस्था या लिक्विड फेज में आ जाएंगे और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करेंगे। चूँकि लिक्विड है, ढाल के अनुसार वो उनका विस्थापन हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतर हो जाएगा। चूँकि हमें पता है कि ध्रुवों पर सैकड़ों सैकड़ों मीटर बर्फ जमा हुआ है, यानी कि सैकड़ों मीटर जो है बर्फ़ की लेयर बनी हुई है। जब ये बर्फ़ पिघलेंगी या पिघल रही है तो इस पिघलने के कारण भी बर्फ़ का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होना पानी के रूप में, ये भी जो है असंतुलन की स्थिति पैदा करती है और इसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसको हम या तो आर्टिफिशियल में रख ले या डेन्यूडेशन के अंतर्गत ही रख ले। मानव जनित कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है जब पर्वतों एवं पहाड़ों को खनिज पदार्थों के लिए खनन काटा जाता है। खनिज पदार्थों के लिए खनन होता है। हम पर्वतों और पहाड़ों को काटते हैं, तोड़ते हैं और वहाँ से अपने ज़रूरत की जो खनिजें हैं उसको प्राप्त करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका प्रयोग करते हैं। या हम तो खनिज का प्राकृतिक दोहन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हम जिम्मेदार हैं कि असंतुलन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। संतुलन, जो प्लेट संतुलन की अवस्था में है, उसमें से हम काट छाट के उसको तोड़ फोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं और हम यहाँ पे जिम्मेदार कहे जा सकते हैं असंतुलन की स्थिति पैदा करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि वनों की कटाई जो हम करते हैं, वनों की कटाई अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, तो वहाँ भी चूँकि वन का क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में जो है पेड़ पौधे लगे होते हैं, जहाँ बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। पेड़ों की डेंसिटी जिन क्षेत्रों में ज़्यादा होगी वहाँ पे घने वन होंगे और घने वन होने के कारण उनका विस्तार भी काफ़ी अधिक होता है, तो इनका परिमाण काफ़ी ज़्यादा होता है, वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जब हम वनों की सफाई करते हैं और खेती के लिए या शहर बसाने के लिए या किसी अन्य चीज़ों के लिए जब हम वनों की कटाई करते हैं तो वहाँ भी हम असंतुलन पैदा करते हैं प्लेटों में। यानी कि प्राकृतिक रूप में जो भी चीज़ है यहाँ भी हम असंतुलन पैदा कर रहे हैं। प्राकृतिक रूप में जो भी जिस स्थान पर है, जब हम उसका दोहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाते हैं तब असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। एक चीज़ और है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा हम कोयला का खनन करते हैं। कोयला का खनन करने से तो असंतुलन की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही। इसके साथ ही जब कोयला खनन के कारण जब कोयला के क्षेत्रों के अंतर्गत गहराई में हम काफ़ी ज़्यादा खनन कर लेते हैं तो कोयला के जो ऊपरी छत है उनका धंसना हो जाता है, छत गिर जाते हैं। हम कह सकते हैं छत गिर जाते हैं और ये जब छत गिरते हैं तो भूकंप की उत्पत्ति होगी, क्योंकि इसका दायरा जो है काफ़ी विस्तृत होता है और उतना बड़ा दायरा यदि कोई पृथ्वी के सतह पर गिरेगा तो भूकंप की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोयला खनन के कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, वनों की कटाई के कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है और पर्वतों और पहाड़ों को खनिजों को प्राप्त करने के लिए जब हम काटते हैं तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये असंतुलन की जो स्थिति उत्पन्न होती है और प्लेट संतुलन की प्राप्ति के लिए गति करते हैं या संचलन करते हैं। और इसी चूँकि हमें पता है कि प्लेटों के संचलन के कारण ही भूकंप की उत्पत्ति होती है और यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मानव अभी जो है प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक से अधिक दोहन कर रहा है और उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहा है कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक की सिचुएशन क्रिएट हो गया है। ये 3 कारण हैं ही, वनों की कटाई, कोयला खनन, पर्वतों और पहाड़ों खनिज खनन, ये सारी चीज़ें हैं। डेन्यूडेशन के अंतर्गत हम देख रहे थे ग्लोबल वार्मिंग, उसके अंतर्गत भी ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार भी यानी कि हम ही है, मानव ही है इसके लिए भी जिम्मेदार। तो हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल है। हम यहाँ बोल सकते हैं कि बर्फ़ का पिघलना किसके कारण होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। यहाँ भी असंतुलन पैदा होगा और ये असंतुलन जो है
यहाँ से प्लेटों को मूवमेंट करने के लिए प्रेरित करेगा, वहाँ पे अनिवार्य करेगा कि प्लेट गति करे और संतुलन की अवस्था को प्राप्त करे। एक चीज़ और है जिससे डायरेक्ट अकस्मात जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है और उसके लिए मानव ही जिम्मेदार है। जब हम परमाणु परीक्षण करते हैं, परमाणु परीक्षण जब भी करते हैं तब हल्के भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी मानव कई प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। मानव इस तरीके से जीना प्रारंभ कर दिया है या कई वर्षों से प्राकृतिक संसाधनों का इतने गलत तरीक़ा से दोहन कर रहा है कि उसको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले भविष्य में उससे कौन कौन सी समस्याएं जो हैं उत्पन्न होने वाली हैं। जो कि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा थी, उसको मानव ने आर्टिफिशियल अर्थ को एक का रूप दे दिया, यानी कि मानवीय कारणों के वजह से, मानव जो कारण करते हैं उसके वजह से अब भूकंप की उत्पत्ति हो रही है। तो भूकंप की उत्पत्ति के जितने भी कारण थे, जितने भी संभावित कारण थे, उन सबको हमने लगभग कवर किया। सामान्यतः उल्का पिंडों के पृथ्वी से टकराव के कारण भी भूकंप आ सकते हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जो भूकंप की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सामान्यतः जिन चीज़ों को हमें पढ़ना था भूकंप की उत्पत्ति, उन चीज़ों को हम यहाँ पे देख पाएँ, समझ पाएँ। भूकंप को काफ़ी विस्तार से पढ़ें। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत हम अप्लाइड के रूप में भूकंप को पढ़ें। भूकंप ऐसे भी ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको पढ़ना ही है। कंपटीशन के व्यू से, कंपटीटर एग्जाम्स के व्यू से, जीएस का दायरा जो भी हो या चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या लोअर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, भूकंप से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे क्योंकि इसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। अब जो एक चीज़ हमें पढ़ना था कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र, तो मैं बता रहा था कि अभी हम नेचुरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी की एक सामान्य समझ जो है उसको हम डेवलप कर रहे हैं। जब हम नेचुरल ज्योग्राफी कवर कर लेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएंगे, तो जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत देखेंगे जिन भी क्षेत्रों को, चाहे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, इन क्षेत्रों में भूकंप से प्रभावित जो भी क्षेत्र होगा उनका अध्ययन वहीं पे कर लेंगे। और जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी भूकंप से प्रभावित इंडिया के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएंगे तब हम उनका अध्ययन कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम चाहे इंडिया के अंतर्गत पढ़ें या वर्ल्ड के अंतर्गत पढ़ें, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे भूकंप से प्रभावित क्षेत्र देख लेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे भूकंप से प्रभावित क्षेत्र देख लेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम ज्वालामुखी को कवर करेंगे, ज्वालामुखी पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।